स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि खान सर केस मामले पर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी के नहीं मिले कोई सबूत। दरअसल बात है कि खान सर और रोशन आनंद विवाद के बीच प्रिंस यादव की जान जाने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल में हुई पोस्टमार्टम जांच में फिलहाल किसी बाहरी चोट या फिर हिंसा या स्पष्ट साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है जिससे सीधे तौर पर हत्या या फिर मारपीट की पुष्टि होती है। हालांकि मामले की जांच अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और अन्य रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दूं कि मास्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की जान नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में गई थी, जहां जान जाने के बाद कई तरह के आरोप और फिर आशंकाएं सामने आई थी। लेकिन शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई चर्चाओं पर विराम लगाने का काम किया है। वहीं पर नेपाल पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है और फिर विस्तारा रिपोर्ट समेत अन्य तकनीकी जांचों का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। बिहार के किसानों को 24 करोड़ की सौगात, बनेंगे 305 गोदाम और 400 थ्रेसिंग फ्लोर। दरअसल बात है कि बिहार के किसानों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया है। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और फिर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 24 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत पूरे बिहार में 305 भंडारण गोदाम और फिर 400 पक्के थ्रेसिंग फ्लोर बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने और फिर बेहतर कीमत मिलने तक उसे स्टोर करने की सुविधा मिलेगी। योजना के तहत 88 गोदाम 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले और 217 गोदाम 200 मीट्रिक टन क्षमता वाले बनाए जाएंगे। वहीं पर 400 पक्के थ्रेसिंग फ्लोर किसानों को फसल सुखाने और फिर सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार इस योजना पर 24 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे केंद्र और फिर राज्य सरकार दोनों का योगदान रहेगा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के इस बयान से मचा सियासी भूचाल। दरअसल बात है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने एक बयान देकर के देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जयपुर में मीडिया से बातचीत करने के दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि देश अंदरूनी तौर पर हिंदू राष्ट्र बन चुका है और अब सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मौजूदा दौर में अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाया जा रहा है और देश की राजनीतिक दिशा बदल चुकी है। अशोक गहलोत ने अपने बयान में आरएसएस और फिर बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नरम रवैये की वजह से ही आरएसएस और बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच सके हैं। अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया है कि अगर पहले कड़ा रुख अपनाया गया होता तो फिर आज हालात अलग होते। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है और भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया है। अशोक गहलोत के बयान ने एक बार फिर से देश में हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षता और फिर संविधान को लेकर के बहस तेज कर दी है। एक तरफ कांग्रेस इसे अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में पेश कर रही है, वहीं पर भाजपा और फिर उनके समर्थक इसे भ्रामक और राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बिहार कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव को मिली मंजूरी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले। दरअसल बात है कि बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 29 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खासतौर पर पर्यटन क्षेत्र को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। कैबिनेट ने राज्य के प्रमुख धार्मिक और फिर पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य बिहार को राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूत बनाना, पहचान दिलाना है। इसके तहत पर्यटन सुविधाओं का विस्तार, बुनियादी ढांचे का विकास और फिर पर्यटकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे स्थानीय व्यापार और फिर रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि कैबिनेट के इस फैसले का सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा। जब पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, वहीं पर अन्य मंजूर प्रस्ताव से शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर जन कल्याण से जुड़े सेवाओं में भी सुधार होगा। खान सर पर एफआईआर करने से पटना पुलिस ने किया इनकार, मना। रोशन आनंद भड़के, बोले अगर आज न्याय नहीं मिला तो रात भर बैठे रहेंगे। दरअसल बात यह है कि खान सर और रोशन आनंद विवाद में एक और नया मोड़ सामने आया है। रोशन आनंद ने आरोप लगाया है कि जब वे खान सर के खिलाफ
शिकायत दर्ज कराने के लिए पटना के कदमकुआं थाने पहुंचे तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। उनका दावा है कि वे कई घंटों तक थाने में मौजूद रहे, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर के उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। रोशन आनंद ने कहा कि अगर आज उन्हें न्याय नहीं मिला तो फिर वे अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है और कुछ लोगों के प्रभाव की वजह से उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं पर इस पूरे विवाद के बीच मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए पटना एसएसपी से जवाब मांगा है, जिससे मामला और चर्चा में आ गया है। आपको बता दूं कि खान सर, रोशन आनंद और फिर प्रिंस यादव मामले को लेकर के बिहार में लगातार राजनीति और सामाजिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि दोनों पक्ष अपने अपने दावे पर कायम है। अब लोगों की नज़र पुलिस की अगली कार्रवाई और फिर जांच के नतीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि ये विवाद लगातार नया मोड़ लेता जा रहा है। मानसून से पहले किसानों को बड़ी राहत, इस दिन बैंक खाते में आएंगे 2000 रुपये, सामने आई फाइनल तारीख। दरअसल बात है कि देश भर के करोड़ों किसानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करने की तारीख सामने आ गई है। केंद्र सरकार 20 जून 2026 को पात्र किसानों के बैंक खाते में 2-2000 रुपये ट्रांसफर कर देगी। ये राशि सीधे लोगों के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी, खाते में भेजी जाएगी, जिससे खरीफ फसलों की बुआई के समय किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये 3 बराबर किस्तों में दिए जाते हैं। इस बार भी देश भर के करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपना ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और फिर बैंक खाते की जानकारी समय रहते जांच लें। यदि किसी किसान की जानकारी अधूरी है या फिर सत्यापन में कोई भी समस्या है तो फिर उसकी किस्त अटक सकती है। इसलिए 20 जून से पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाकर के अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि 2000 रुपये की ये किस्त बिना किसी परेशानी के सीधे खाते में पहुंच सके। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 11 सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक हटाई गई। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार के 11 प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक हटाने को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले इन क्षेत्रों में मास्टर प्लान और फिर विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए जमीन के लेन देन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार का कहना है कि इस फैसले से विकास परियोजनाओं के साथ साथ आम लोगों को भी राहत मिलेगी। अभी हम 11 उन सैटेलाइट टाउनशिप के बारे में बताने जा रहे हैं, सैटेलाइट टाउनशिप शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर जमीन खरीद बिक्री रोक लगाई थी। नंबर 1 पर है पटना, नंबर 2 मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, सीतामढ़ी, सोनपुर और अन्य प्रमुख शहरों के आसपास विकसित किया जाना था। वहीं पर सरकार का दावा है कि इन टाउनशिप के बनने से आधुनिक शहरी सुविधाएं, बेहतर सड़क नेटवर्क, रोजगार के अवसर और फिर निवेश को बढ़ावा मिलेगा। पहले लगी रोक के कारण जमीन मालिकों और फिर खरीदारों के बीच काफी असमंजस की स्थिति में बनी हुई थी। सरकार का मानना है कि रोक हटने के बाद रियल एस्टेट गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी और फिर टाउनशिप परियोजनाओं का काम भी आगे बढ़ेगा। प्रिंस यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच जेडीयू के संजय झा से मिले रोशन आनंद, लगाई न्याय की गुहार। दरअसल बात है कि खान सर और रोशन आनंद विवाद के बीच प्रिंस यादव की जान जाने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद ने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सांसद संजय झा से मुलाकात करके अपने भाई प्रिंस यादव के लिए न्याय की मांग की है। रोशन आनंद ने मामले की निष्पक्ष जाँच और फिर सच्चाई सामने लाने की अपील की है। मुलाकात के दौरान रोशन आनंद ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी संजय झा को दी और कहा है कि उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। संजय झा ने भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुखद घटना की सच्चाई सामने आनी चाहिए और सभी लोग यही चाहते हैं कि प्रिंस यादव को न्याय मिले। उन्होंने निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया है। आपको बता दूं कि प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत की जांच नेपाल पुलिस कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी कई सवाल बने हुए हैं और फिर अब विस्तार रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक और फिर सामाजिक हलकों में चर्चा तेज है, जबकि रोशन आनंद लगातार न्याय की मांग को लेकर के सक्रिय नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान और नेपाल से कनेक्शन है, खान सर पर पूर्व मंत्री नीरज के आरोपों की बौछार। दरअसल बात है कि खान सर और रोशन आनंद विवाद के बीच बिहार की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब बीजेपी विधायक और फिर पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सहरसा में मीडिया से बातचीत करने के दौरान नीरज बबलू ने दावा कर दिया है कि खान सर और फैसल खान का पाकिस्तान और नेपाल से कनेक्शन है। उन्होंने खान सर को फर्जी शिक्षक बताते हुए कहा कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जाँच होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कोई भी सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया गया है। नीरज बबलू ने रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई मौत को भी संदिग्ध बताया
बताते हुए कहा कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि ये सामान्य घटना नहीं लगती है और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो फिर वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और फिर विधानसभा तक ले जाएंगे। वहीं पर खान सर की ओर से इन आरोपों पर कोई भी विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जहां इस बीच खान सर, रोशन आनंद और फिर प्रिंस यादव से जुड़े मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब सभी की नज़र इस बात पर है कि जांच एजेंसियां क्या निष्कर्ष निकालती है और इन आरोपों को लेकर के आगे क्या तथ्य सामने आते हैं। गंडक नहर में 11 गुना ज्यादा पानी छोड़ा गया, गोपालगंज के गांव में मचा हड़कंप। दरअसल बात है कि बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नहर में अचानक सामान्य से करीब 11 गुना अधिक पानी छोड़े जाने के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खेतों और फिर निचले इलाकों में तेजी से पानी फैलने लगा, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा है कि कई जगहों पर फसलों और फिर ग्रामीण संपर्क मार्ग प्रभावित होने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन और फिर सिंचाई विभाग की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी छोड़े जाने की पर्याप्त जानकारी पहले नहीं दी गई, जिसके कारण लोगों को खेत तैयारियों का मौका नहीं मिला। कई गांवों में लोग अपने सामान और फिर मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुट गए हैं। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मानसून के सक्रिय होने के बीच गंडक नदी और फिर नहरों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लगातार बारिश होती है तो फिर जल प्रवाह इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर कुछ और इलाकों में भी जल भराव की समस्या बढ़ सकती है। फिलहाल प्रशासन राहत और फिर निगरानी के इंतजाम में जुटा हुआ है। बिहार में भूमि मापी शुल्क हुआ महंगा, हो गया दोगुना, जमीन मालिकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जानिए नई फीस। दरअसल बात यह है कि बिहार में जमीन की मापी कराने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि मापी शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत सामान्य मापी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति खेसरा 1000 रुपये और फिर शहरी क्षेत्रों में 2000 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं पर तत्काल मापी कराने पर यह शुल्क और अधिक होगा। विभाग का कहना है कि नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। नई दरों के अनुसार तत्काल मापी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा 2000 रुपये और फिर शहरी क्षेत्र में 4000 रुपये तक शुल्क देना पड़ सकता है। जब पहले की तुलना में ये शुल्क लगभग दोगुना माना जा रहा है। जब सरकार का तर्क है कि इससे मापी प्रक्रिया को अधिक अवस्थित और फिर समयबद्ध बनाया जा सकेगा, जबकि आम लोगों का कहना है कि इससे जमीन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। वहीं पर भूमि मापी से जुड़े आवेदन और फिर अन्य सेवाएं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और फिर बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। नई फीस लागू होने के बाद अब जमीन की खरीद बिक्री, बंटवारा और फिर अन्य राजस्व संबंधित कार्यों में लोगों को पहले से अधिक खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में जमीन मालिकों को आवेदन करने से पहले नई दरों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। सदर अस्पताल में करो माइनर ऑपरेशन, कभी भी मार दूंगा छापा, एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। दरअसल बात है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करने के दौरान उन्होंने सिविल सर्जनों और फिर अस्पताल अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सदर अस्पतालों में होने वाले माइनर ऑपरेशन वहीं पर कराए जाएं। छोटी छोटी सर्जरी के लिए मरीजों को पटना या फिर बड़े अस्पतालों में रेफर करना बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि जिला अस्पतालों को मजबूत बनाया जाए ताकि लोगों को अपने जिले में ही बेहतर इलाज मिल सके। वहीं पर निशांत कुमार ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो फिर वे कभी भी अस्पतालों में छापा मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर के गंभीर है और किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री का जोर इस बात पर रहा कि सदर अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों और फिर डॉक्टरों का बेहतर उपयोग हो ताकि मरीजों को आवश्यक परेशानी न उठानी पड़े। स्वास्थ्य मंत्री के इस सख्त रुख को बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य जिला और फिर सदर अस्पतालों को इतना सक्षम बनाना है कि सामान्य और फिर माइनर ऑपरेशन के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। पटना में छिनतई करके ससुराल में छिपाता था माल, एसटीएफ की छापेमारी में खुला आर्यन की लव और लूट का राज। दरअसल बात है कि पटना में छिनतई की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर अपराधी की कहानी ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी आर्यन कुमार वारदात के बाद लूटे गए सोने के जेवर और फिर अन्य सामान को कहीं और नहीं बल्कि अपने ससुराल में छिपा करके रखता था। मामला तब सामने आया जब बिहार एसटीएफ और फिर जिला पुलिस ने कटिहार स्थित उसके ससुराल में छापेमारी की और वहां से छिनतई की गई
तो सोने की चेन बरामद कर ली है। हालांकि आरोपी पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आर्यन पर पटना में कई छिनतई की घटनाओं में शामिल होने का आरोप भी है, जहां हाल ही में दीघा इलाके में एक महिला के गले से सोने के चैन झपट्टा मारने के मामले में के दौरान पुलिस को इसके ससुराल का सुराग मिला है। जहां इसके बाद एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए वहां पर दबिश दी और फिर लूटा गया सामान बरामद कर लिया है। सम्राट चौधरी बोले, जिस दिन प्राइवेट स्कूल छोड़ करके सरकारी स्कूलों में लौटेंगे बच्चे, समझ जाइए बदल रहा बिहार। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा विजन पेश किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में असली बदलाव उस दिन माना जाएगा जब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल करके सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने लगेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को इतना बेहतर बनाना है कि आम लोगों का भरोसा फिर से सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर कायम हो जाए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिक्षा में सुधार के लिए लगातार काम किया जा रहा है। स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है और फिर पढ़ाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी इच्छा है कि भविष्य में नेताओं, अधिकारियों और फिर आम लोगों के बीच एक ही तरीके के सरकारी स्कूल में पढ़े, जिससे शिक्षा व्यवस्था में समानता और फिर भरोसा दोनों बढ़े। मुख्यमंत्री का मानना है कि मजबूत सरकारी शिक्षा व्यवस्था ही बिहार के भविष्य को बदल सकती है। उन्होंने कहा है कि जब सरकारी स्कूल बेहतर होंगे तब कोचिंग और फिर महंगे निजी स्कूलों पर निर्भरता भी कम होगी। ऐसे में उनका ये बयान सिर्फ शिक्षा सुधार का दावा नहीं बल्कि बिहार के लिए एक बड़े बदलाव की सोच के रूप में देखा जा रहा है। लग्जरी कार में शराब की खेप लेकर के पहुंची नई नवेली दुल्हने, रेवा पुल के पास उत्पाद विभाग ने दबोचा। दरअसल बात है कि बिहार में शराबबंदी के बीच शराब तस्कर नए तरीके अपनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने रेवा पुल के पास एक लग्जरी कार को रोक करके बड़ी कार्रवाई की है। कार में सवार 2 नवविवाहिता जोड़े हरियाणा से बिहार पहुंचे थे, लेकिन जांच के दौरान वाहन से यानी कि गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। इसके बाद उत्पाद विभाग ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार तस्करों ने शक से बचने के लिए नई नवेली दुल्हनों का सहारा लिया था। लग्जरी कार में दुल्हनों और फिर उनके पतियों के साथ शराब की खेप लाई जा रही थी। जांच के दौरान कार की तलाशी ली गई तो फिर शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी हरियाणा से शराब लेकर के बिहार पहुंचे थे और इसे आगे सप्लाई करने की तैयारी में थे। इस कार्रवाई के बाद उत्पाद विभाग ने कहा कि शराब तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर शराबबंदी कानून का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। जब बिहार में शराब तस्करी के लिए अपनाए जा रहे नए हथकंडों ने अधिकारियों को भी सतर्क कर दिया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और फिर पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में हर टोल प्लाजा पर तैनात होगी एम्बुलेंस, एक्सीडेंट पीड़ितों को मिलेगा तुरंत इलाज। दरअसल बात है कि बिहार में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, ताकि दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत प्राथमिक उपचार और फिर नजदीकी ट्रामा सेंटर तक पहुंचाया जा सके। सरकार का मानना है कि हादसे के बाद शुरुआती गोल्डन आवर में इलाज मिलने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। निशांत कुमार ने कहा है कि प्रत्येक टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में ट्रामा सेंटरों की संख्या में भी बढ़ाई जा रही है और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में नए ट्रामा सेंटर बनाए जाएगी। जब सरकार का दावा है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार के लोगों को 24 घंटे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में संसाधन बढ़ाने, रेफर करने की प्रवृत्ति कम करने और फिर आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तेज प्रताप यादव की दो टूक, बहु बेटियों को सुरक्षा की जरूरत हमें नहीं, सीएम सम्राट चौधरी पर साधा निशाना। दरअसल बात है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा वापस करने के बाद बिहार सरकार और फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उन्हें किसी भी सरकारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जब बल्कि बिहार की बहु बेटियां सुरक्षित रहे, यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय है और आम लोगों खासकर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हमारी बहु बेटियों को सुरक्षा की जरूरत है, हमें नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और फिर परिवार को और सरकार को वीआईपी सुरक्षा के बजाय आम जनता की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव अपनी सुरक्षा वापस कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि अगर उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा कर रही है, वहीं पर विपक्ष लगातार सुरक्षा और फिर अपराध के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार से
सवाल पूछ रहे हैं। राबड़ी देवी की सिक्योरिटी छीने जाने पर दोनों बेटों ने भी छोड़ी सुरक्षा, अब फूटा लालू प्रसाद यादव का गुस्सा। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। राबड़ी देवी की सुरक्षा में बदलाव के बाद उनके दोनों बेटों ने भी अपनी सुरक्षा छोड़ दी है, जिसके बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का गुस्सा खुल करके सामने आया है। लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि ये सब राजनीतिक कारणों से किया गया है और इसके पीछे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राबड़ी देवी और फिर परिवार की सुरक्षा में कटौती का फैसला गलत है। जब वहीं पर राजद नेताओं ने भी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, जबकि एक तरफ पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाती है और लालू राबड़ी को उनकी श्रेणी के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस ने सुरक्षा पूरी तरह से हटाए जाने की खबरों का भी खंडन किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है और फिर एक और राजद इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, तो दूसरी ओर सरकार और प्रशासन सुरक्षा को सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 मैट्रिक इंटर छात्रों के लिए बड़ा बदलाव, अपार आईडी और फिर यू डाइज कोड हुआ अनिवार्य। दरअसल बात है कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक और फिर इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब परीक्षा पंजीकरण के दौरान प्रत्येक छात्र की अपार आईडी और फिर स्कूल का यू डाइज प्लस कोड दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया है। इसके बिना छात्रों का रजिस्ट्रेशन प्रभावित हो सकता है। अपार आईडी केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना का हिस्सा है। ये 12 अंकों की एक यूनिक आईडी होती है, जिससे छात्र के शैक्षणिक रिकॉर्ड, मार्कशीट, प्रमाण पत्र और फिर अन्य उपलब्धियों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। नई व्यवस्था के तहत छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों को डिजी लॉकर से भी जोड़ा जाएगा, जिससे रिकॉर्ड सत्यापन आसान होगा और फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। लालू ने नीतीश का लिया नाम तो भड़के शिक्षा मंत्री, बोले उम्र हो गई, अब आध्यात्मिक जीवन में ध्यान दीजिए। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव द्वारा नीतीश कुमार का नाम लिए जाने पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और अब उनकी उम्र हो गई है कि उन्हें राजनीति से ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन और फिर तीर्थ यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि जिस मामले में लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, उससे उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। मिथिलेश तिवारी ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार और फिर प्रशासन अपने नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं और किसी भी कार्रवाई को राजनीतिक के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बिहार में अच्छी पैदावार के बावजूद घाटे में किसान, औने पौने दाम पर बिक रही मूंग। दरअसल बात है कि बिहार के कई जिलों में इस बार मूंग दाल की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन किसानों के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। वजह है बाजार में मूंग का बेहद कम दाम मिलना। यह किशनगंज, रड़िया, पूर्णिया, कटिहार, पटना, दरभंगा, गया जिला समेत कई इलाकों के किसान शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जब मजबूरी में औने पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है, जब अच्छी पैदावार के बावजूद भी लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना है कि मंडियों में व्यापारी समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत पर मूंग खरीद रहे हैं, इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद शुरू करने की मांग की है, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का उचित दाम मिल सके। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय पर सरकारी खरीद और उचित बाजार व्यवस्था नहीं की गई, तो फिर किसानों का मूंग की खेती से मोहभंग हो सकता है। किसान अब सरकार से राहत और फिर बेहतर खरीद व्यवस्था की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि अच्छी पैदावार का लाभ उन्हें भी मिल सके। दोस्तों, आप जामुन तो खाए होंगे। हमारे किशनगंज में भरपूर मात्रा में जामुन कहीं भी मिल जाता है। हालांकि पेड़ों में मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता, बल्कि पेड़ों में मिलता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किशनगंज के हर गांव में लगभग जामुन का पेड़ आपको मिल जाएगा। बरसात का मौसम शुरू होते ही बाजारों में ये फल दिखाई देने लगता है, जिसका इंतजार लोग पूरे साल करते हैं। गहरे बैगनी रंग का ये फल ना सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। हम बात कर रहे हैं जामुन की, जो साल में केवल 1 से 2 महीने तक के लिए ही बाजार में उपलब्ध होता है। किशनगंज समेत पूरे सीमांचल में इन दिनों बाजारों में जामुन की अच्छी आवक देखने को मिल रही है। जहाँ सड़क किनारे लगी दुकानों और फिर ठेलों पर लोग बड़ी संख्या में जामुन खरीदते नजर आ रहे हैं। जब बच्चों से लेकर के
बुजुर्गों तक हर कोई इस फल का स्वाद लेना पसंद करता है। जामुन का स्वाद हल्का खट्टा और फिर मीठा होता है, जो कि इसे दूसरे फलों से अलग बनाता है। लेकिन जामुन सिर्फ स्वाद के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसके अंदर छिपे पोषक तत्व इसे सेहत का खजाना बनाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार जामुन में विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं और कई बीमारियों से बचाव में भी सहायक माने जाते हैं। बरसात के मौसम में जब संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तब जामुन शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम करता है। जामुन को पाचन तंत्र के लिए भी काफी लाभकारी माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि इसे खाने से पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत मिल सकती है। यही कारण है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में भी जामुन का विशेष महत्व बताया जाता है। सबसे ज्यादा चर्चा जामुन की डायबिटीज यानी कि मधुमेह में उपयोगिता को लेकर के होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक जामुन और फिर इसकी गुठली में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि इसे दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए और किसी भी बीमारी में चिकित्सीय सलाह लेना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि जामुन की गुठलियां भी बेकार नहीं जाती है। कई लोग गुठलियों को सुखा करके उसका पाउडर तैयार करते हैं। पारंपरिक तौर पर इसका उपयोग पाचन संबंधित समस्याओं और फिर शुगर नियंत्रण में सहायक माना जाता है। दोस्तों, सीमांचल में 48 घंटे के बाद मौसम बिगड़ने वाला है। 26 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 20 जून तक ये अलर्ट जारी किया गया है। जब बिहार में कहीं प्रचंड गर्मी तो फिर कहीं हल्की बारिश और फिर बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। माना जा रहा है कि मानसून की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से लगभग 48 घंटे बाद पूरे बिहार में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से आज बिहार के 26 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है, जहाँ खास करके उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में मौसम बिगड़ा रह सकता है। जहाँ 18 जून को उत्तर और पूर्वी हिस्सों के जिलों में मौसम बिगड़ा रह सकता है। इस दिन मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। 19 जून से पूरे बिहार में मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग की ओर से डबल अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार के जिलों में ऑरेंज और फिर दक्षिण बिहार के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी में भयंकर बारिश हो सकती है। बाकी के जिलों में भी बारिश के साथ ठंडका गिरने की चेतावनी है। वहीं पर 20 जून को भी पूरे बिहार में मौसम बिगड़ा रह सकता है और डबल अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार के कुछ जिले और दक्षिण बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य बिहार और फिर पूर्वी बिहार के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन भागलपुर, बांका और फिर जमुई जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पर मौसम विभाग की माने तो ऊपरी वायुमंडल की हवाओं के असामान्य पैटर्न की वजह से मानसून कहीं न कहीं कमजोर पड़ गया है। जब पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्य से ज़्यादा दक्षिण की ओर चली गई है, जिसकी वजह से मानसून को आगे बढ़ाने वाली हवाएं प्रभावित हो रही है। लेकिन अगले कुछ दिनों में इसके सामान्य होने की संभावना है, जब बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में प्री मानसून जैसी गतिविधियाँ जारी हैं। ऐसे में पूरे बिहार में प्री मानसून की गतिविधियाँ 48 घंटे के बाद दिखने की संभावना है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किशनगंज के ठाकुरगंज के भात डाला पार्क के बारे में। जो ये पार्क अब बदहाली की रोना रो रहे हैं, जहाँ यहाँ पर अब किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है। यहाँ के तालाब की पानी सूख गए हैं। करोड़ों खर्च के बाद भी पूरा पोखर सूख रहा है। लोगों ने बड़े सवाल भी उठा दिए हैं। जहाँ किशनगंज जिले के ठाकुरगंज क्षेत्र में स्थित भात डाला पार्क और ऐतिहासिक पोखर एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह विकास नहीं बल्कि बदहाली है। जिस परियोजना को कभी सीमांचल में पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन की मिसाल बताया गया था, आज वही परियोजना अपनी दुर्दशा और पर आंसू बहाती नजर आ रही है। भात डाला पार्क को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च करके विकसित किया गया था। उस समय इसे एक मॉडल परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उम्मीद थी कि यह जगह
पर्यटकों को आकर्षित करेगी, यह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर विरासत बनेगी। लेकिन आज हालात इसके बिल्कुल भी उलट दिखाई दे रहे हैं। जब पार्क में प्रवेश करते ही अव्यवस्थाओं की तस्वीर साफ नजर आने लगती है। जब कई जगहों पर लोहे की रेलिंग टूटी हुई है, पैदल चलने के लिए बनाए गए रास्ते पर झाड़ियां उग आई है, जगह जगह गंदगी और फिर कचरा फैला हुआ है। बच्चों के खेलने और फिर बुजुर्गों के टहलने के लिए बनाई गई ये जगह अब धीरे धीरे वीरान होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग घूमने आते थे, लेकिन अब रखरखाव की कमी के कारण लोगों का आना कम हो गया है। पार्क की हालात देख करके ऐसा लगता है कि जैसे इसकी देखभाल करने का वाला कोई नहीं है। पार्क से भी ज्यादा चिंता की बात भात डाला पोखर की स्थिति को लेकर के है। कभी पानी से लबालब रहने वाले ये पोखर अब धीरे धीरे सूखता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इसकी सफाई, गाद निकासी और जल संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो फिर आने वाले वर्षों में ये पोखर पूरी तरह से खत्म हो सकता है। आपको बता दूं कि जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था, जहां उस समय पोखर के सौंदर्यीकरण, पोषण वाटिका, सोख्ता निर्माण और फिर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई कार्यों पर बड़ी राशि खर्च की गई थी। बाद में इसके रखरखाव की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई थी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से कह रहा है कि जब तक वे खास धार्मिक नारा यानी कि जय श्री राम नहीं लगाएंगे तब तक उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। इस तस्वीर के सामने आने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक तरफ लोग इसे इंसानियत के खिलाफ बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। ऐसे मामलों ने एक बार फिर से चर्चा तेज कर दी है कि जरूरतमंदों की मदद क्या बिना किसी शर्त या फिर धार्मिक नारा या फिर भेदभाव के होनी चाहिए। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट में दावा किया गया है कि सिद्धार्थ नगर के रहने वाले लवकुश ओझा नामक युवक ने एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि जब तक वे जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे तब तक उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। इस दावे के साथ शेयर की गई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। कई लोगों ने इस घटना को लेकर के नाराजगी जताई है और कहा कि भूख, गरीबी और मजबूरी का किसी भी तरह से मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। भूख, मजबूरी, गरीबी देख करके किसी गरीब को जय श्री राम नारा लगा करके उसे खाना नहीं दिया जाना चाहिए। जब लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है और उसे भोजन दिया जा रहा है तो उसमें धर्म, जाति या फिर किसी नारे की शर्त नहीं होनी चाहिए। मदद असली मकसद इंसानियत होनी चाहिए। वहीं पर दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस वायरल दावे की स्वतंत्र जांच और फिर पुष्टि की मांग की है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये तस्वीर, हर तस्वीर या फिर वीडियो की सच्चाई को जांचे बिना निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। कई बार तस्वीरों और फिर वीडियो को संदर्भ से हटा करके पेश किया गया जाता है। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर रियाजुद्दीन मंसूरी जैसे लोगों की भी चर्चा हो रही है। दोस्तों, किशनगंज में राजनीति का तापमान उस समय बढ़ गया जब आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। टाउन हॉल किशनगंज के सामने आयोजित इस धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं का कहना है कि आम जनता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और फिर किसानों की समस्याओं से परेशान है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं है। धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया और सरकार पर कौन कौन से आरोप लगाए गए, आइए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज शहर के टाउन हॉल परिसर के सामने आरजेडी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक अंजार नईमी, पूर्व विधायक सऊद आलम, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम और आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव दानिश इकबाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व प्रमुख आरजेडी नेता मुश्ताक आलम। धरना के दौरान नेताओं ने राज्य और फिर केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा। नेताओं का आरोप था कि लगातार बढ़ती महंगाई ने गरीब, मजदूर, किसान और फिर मध्यम वर्ग के लोगों की कमर तोड़ दी है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। वहीं पर आरजेडी नेता दानिश इकबाल ने बेरोजगारी को
राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इससे युवाओं के बीच निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। नेताओं ने कानून व्यवस्था के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है। उनका कहना था कि राज्य में अपराध, चोरी, लूट और फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही प्रशासनिक भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं के लाभ में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए हैं। दोस्तों, किशनगंज में सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पर 2 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। जब सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई तो ये बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस भर्ती जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में 2 ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है जिन पर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप है। दस्तावेजों और फिर पहचान के सत्यापन के दौरान अधिकारियों को कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आई, जिसके बाद जांच शुरू हुई और पूरा मामला सामने आ गया। इस घटना ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस की सतर्कता के कारण समय रहते दोनों युवकों को पकड़ लिया गया। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पुलिस और परीक्षा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों पर परीक्षा प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करने और एक ही परीक्षा को दोबारा देने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के दस्तावेज और पहचान पत्रों का गहन सत्यापन किया जा रहा था। इसी दौरान 2 अभ्यर्थियों की पहचान और गतिविधियां अधिकारियों को संदिग्ध लगी। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने तुरंत दोनों को रोक करके पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक जांच में कुछ महत्वपूर्ण गड़बड़ियां सामने आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर के सदर थाना ले गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। इसके बाद मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए युवकों की पहचान समस्तीपुर निवासी सुजीत कुमार और मुंगेर जिले के विष्णुपुर निवासी सुमन कुमार के रूप में हुई है। सुजीत कुमार को किशनगंज गर्ल्स हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से पकड़ा गया है, जबकि सुमन कुमार को जगन्नाथ मिडिल स्कूल परीक्षा केंद्र से हिरासत में लिया गया है। जरा आप सोचिए कि कुछ समय पहले तक लाखों लोग खान सर को सिर्फ एक शिक्षक के रूप में जानते थे। लोग उनकी क्लास देखते थे, उनकी पढ़ाई की तारीफ करते थे, उनके वीडियो शेयर करते थे, लाइक करते थे। उस समय बहुत कम लोगों को फर्क पड़ता था कि उनका धर्म क्या है। दूसरी तरफ रोशन आनंद को भी छात्र एक शिक्षक और कोचिंग संचालक के रूप में जानते थे। उनकी पहचान भी उनके काम से ही थी। लेकिन जैसे ही एक विवाद सामने आया, अचानक सोशल मीडिया पर बहस का केंद्र पढ़ाई, शिक्षा और छात्रों का भविष्य नहीं रहा, बहस का केंद्र बन गया धर्म और पहचान। अब कुछ लोग खान सर को सिर्फ मुस्लिम के रूप में देखने लगे हैं, जबकि कुछ लोग रोशन आनंद को सिर्फ हिंदू या यादव पहचान से जोड़ करके देखने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक शिक्षक की पहचान उसकी जाति और धर्म से होनी चाहिए या फिर उसके ज्ञान और काम से? अगर कोई शिक्षक अच्छा पढ़ाता है तो क्या उसका धर्म मायने रखता है? और अगर किसी शिक्षक से गलती होती है तो क्या उसकी आलोचना धर्म देख करके होनी चाहिए? शायद नहीं। दुख की बात यह है कि आज सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा हर एक मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने लगा है। जी हाँ, चाहे मुद्दा कोई सा भी हो, चाहे उसका इंटेंस कुछ भी हो, जी हाँ, लेकिन सोशल मीडिया के यूजर्स उसको हिंदू मुसलमान का रंग दे ही देते हैं। जब सड़क बने तो हिंदू मुसलमान, चुनाव हो तो हिंदू मुसलमान, खाना बांटे तो हिंदू मुसलमान, और अब शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदू मुसलमान। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति और समुदाय के लोग साथ रहते हैं, साथ पढ़ते हैं और साथ आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का क्षेत्र तो ऐसा होना चाहिए जहाँ केवल ज्ञान की बात हो, न कि पहचान की। कई छात्र भी यही कह रहे हैं कि उनके लिए शिक्षक की पहचान उसका धर्म नहीं बल्कि उसकी पढ़ाई की क्षमता है। छात्र नौकरी की तैयारी करते समय ये नहीं देखते हैं कि शिक्षक हिंदू है या फिर मुस्लिम, वे सिर्फ ये देखते हैं कि उन्हें सही मार्गदर्शन कौन दे सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि किसी भी विवाद को धर्म और फिर जाति की आग में झोंकने के बजाय तथ्यों के आधार पर देखा जाए, क्योंकि जब शिक्षा धर्म और फिर जाति की राजनीति का शिकार बनने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान छात्रों और फिर समाज का होता है। इसीलिए सवाल सिर्फ खान सर या फिर रोशन आनंद का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम एक शिक्षक को शिक्षक की तरह देखेंगे या फिर हर बार उसकी पहचान को उसके धर्म और जाति के चश्मे से ही नपेंगे? आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों,
बिहार के 60 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच ये बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच हुई बैठक में बिहार के 60 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिलने की जानकारी सामने आई है। बैठक में बताया गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बिहार में 1 करोड़ 4 लाख परिवारों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार की निर्धारित कसौटी पर जांच के बाद इसमें से 60 लाख परिवार योजना के लिए पात्र पाए गए हैं। इससे राज्य के यानी कि बिहार के लाखों गरीब और फिर आवासहीन परिवारों को लाभ मिलेगा। वहीं पर बैठक में किसानों की समृद्धि, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करने को लेकर के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। केंद्र और फिर राज्य सरकार ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बिहार के कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विकास से जुड़ी लंबित राशि जारी की गई है, जिसके लिए राज्य सरकार केंद्र के प्रति आभार व्यक्त करती है। वहीं पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि आजीविका योजना के तहत जीविका दीदियों को लखपति बनाने की दिशा में बिहार देश में पहले स्थान पर है। राज्य सरकार इस अभियान को और गति देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि ग्रामीण महिलाओं की आय और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। दरअसल बात यह है कि बिहार के निवासियों को लद्दाख की सैर करने के लिए सरकार 20,000 रुपए तक अनुदान देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया है। सम्राट कैबिनेट ने सिंधु दर्शन यात्रा तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 को मंजूरी दी है। बिहार के स्थानीय निवासी लद्दाख स्थित सिंधु नदी की यात्रा पूरी करने के बाद यह अनुदान सरकार से ले सकते हैं। यात्रा खर्च का 50% या फिर प्रति तीर्थ यात्री 20,000 रुपए में से जो भी कम हो वे अनुदान के रूप में सरकार देगी। बिहार पर्यटन विभाग की ओर से इस योजना का प्रस्ताव तैयार करके मंत्रिमंडल के पास भेज दिया गया था। बुधवार को इसे मंजूरी दे दी गई है। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार लद्दाख आदि जगहों के भ्रमण करने के लिए लोगों को ये अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान के लिए सिर्फ बिहार के लोग ही पात्र होंगे। जब बिहार सरकार ने इस योजना में कुछ शर्तें एवं पात्रता रखी है। 18 साल या उससे ऊपर की आयु के तीर्थ यात्री ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, यानी कि बच्चों एवं किशोरों के लिए अनुदान नहीं मिलेगा। साथ ही 1 साल में अधिकतम 100 तीर्थ यात्रियों को ही यह अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी पर्यटन विभाग की ओर से बाद में जारी कर दी जाएगी। जब सरकार का कहना है कि बिहार के लोगों को लद्दाख स्थित सिंधु नदी के दर्शन कराने और देश की सांस्कृतिक एकता से जोड़ने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। जो लोग लद्दाख यात्रा के भारी खर्च के चलते सिंधु नदी के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। सम्राट कैबिनेट ने बुधवार को बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई अहम फैसले लिए हैं। हेली टूरिज्म और फिर एयर टूरिज्म योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पटना से राजगीर, पटना से कैमूर, पटना से वाल्मीकि नगर के बीच हेलीकॉप्टर चलाए जाएंगे। पर्यटक इसका आनंद ले सकेंगे। पटना से वाल्मीकि नगर 5,000 रुपये, पटना से कैमूर 6,000 रुपये, पटना से राजगीर 4,000 रुपये प्रति यात्रा का किराया लगेगा। दोस्तों, कोचा धामन विधायक सरवर आलम साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है, जिसमें वे कोचा धामन ब्लॉक परिसर में बैठे हुए कर्मी को फटकार लगाते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों से कोचा धामन ब्लॉक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आधार कार्ड सुधार के नाम पर तय रेट से ज्यादा रकम लेने का कर्मी पर आरोप लगा है। इसके बाद कोचा धामन विधायक सरवर आलम आग बबूला हो गए और सीधे ब्लॉक परिसर में जाकर के कर्मी को फटकार लगाया। कहा कि आपकी वजह से ही विधायक की बदनामी हो रही है। आखिर क्यों आपकी वजह से विधायक की बदनामी होगी? क्या विधायक आपके टुकड़ों पर पल रहा है? आखिर तय रेट से ज्यादा रकम क्यों लिया जाता है? अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आप काम बंद करके सरकार को हैंडओवर कर दीजिए, लेकिन आपकी वजह से बदनामी नहीं सहेंगे। साथ ही विधायक सरवर आलम ने कर्मी को फटकार लगाते हुए कहा कि वीडियो का नाम क्यों आ रहा है? क्या आप वीडियो को पैसा दे रहे हैं? उन्होंने कर्मी से कहा कि फोन करके पहले भी बता दिया गया था कि जो रेट है वही रेट लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। मैंने रेट लिस्ट भी लटकाने को कहा था, आपने रेट लिस्ट क्यों नहीं लटकाया? विधायक सरवर आलम ने कर्मी से कहा कि आप लोग बहुत ही बेरहम इंसान हैं, क्योंकि गरीब महिलाओं से उस पैसे को आपने लिया
जो पैसा उन्होंने किराए के लिए रखा था। साथ ही विधायक सरवर आलम ने धमकी देते हुए कहा कि इस मामले पर तो ये 100% FIR होगा। साथ ही साथ ब्लॉक में चल रही भ्रष्टाचार पर विधायक सरवर आलम ने कहा कि अगर ब्लॉक में भ्रष्टाचार का कोई भी मामला सुना तो सरकार तो बाद में कार्रवाई करेगी, उससे पहले मैं कार्रवाई करूंगा।